नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 10 बरस के सफर की। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे PMKVY भी कहा जाता है, कि शुरुआत 15 जुलाई 2015 को देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के इरादे से की गई थी। इसके तहत युवाओं को मुफ्त अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना तय किया गया और कौशल प्रमाणन के लिए उन्हें मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके प्रोत्साहित भी किया गया। इस योजना का उद्देश्य उद्योग और युवाओं की रोजगार क्षमता दोनों को बढ़ावा देना था। अपने उद्देश्य में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना गत 10 वर्षों में कितनी सफल रही, जानने की कोशिश करेंगे दो विशेषज्ञों के माध्यम से। दोनों विशेषज्ञ हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। दिलीप चेनॉय हैं, पूर्व CEO हैं NSDC, आपका स्वागत है। प्रोफेसर अरविंद मोहन हैं, अर्थशास्त्र विभाग से जुड़े हुए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अरविंद मोहन। दिलीप जी, अगर बात करें 10 वर्षों की इस यात्रा की, जो एक तस्वीर सामने आ रही है वो ये कहती है कि 6 करोड़ से अधिक भारतीयों को देश का एक उज्जवल भविष्य बनाने हेतु सशक्त बनाया गया है इस योजना के माध्यम से। क्या ये आंकड़ा और तस्वीर सही है? धन्यवाद इस शो में। और आपको एक पूरा जो आपने नंबर बोला था जी, जो अभी ड्राफ्ट स्किल्स पॉलिसी जो आई है अभी आज के आखिरी दिन है कमेंट्स देने के लिए, उसमें ये आंकड़ा दिया है 7.67 करोड़ जी, लोग इतने स्किल किए गए हैं 2014-15 से 2000 यानी कि 2023-24 तक। तो अगर आप पिछले एक साल में देखें तो नंबर ज्यादा थोड़ा जब बढ़ेगा, तो वो नंबर क्योंकि अभी मेरे ख्याल अगले बजट में वो फिर पूरा अपडेट करेंगे। जी जी, अपडेट होगा। तो एक तो वो है। तो दूसरा अगर आप देखें तो उस 10 साल पूर्व करीब जो ITIs थे वो करीब एक तरीके से 10,000 के आसपास थे। अभी 10,119 के करीब ITIs थे। अभी वो 15,000 और 16 ITI हो गए हैं। और अगर आप NSDC का एक उदाहरण लें, जो उनके पास उस समय 225 ट्रेनिंग पार्टनर्स थे और करीब 5,000 ट्रेनिंग सेंटर्स थे। आज की डेट में 475 के लगभग ट्रेनिंग पार्टनर्स है और 11,000 से ज्यादा सेंटर्स हैं। तो इसमें जो आंकड़े की बात करें तो पिछले 10 साल में एक काफी बढ़ोतरी हुई है। और जो स्किल्स है, जो अगर आप देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्थापित किया गया, तो हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक तरीके से एक स्किलिंग सेंटर है। तो ये पिछले 10 साल में एक तरीके से स्केल में ये बढ़ोतरी हुई है। जी। इसके अलावा अभी शायद निर्मला सीतारमण जी का ही आज का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि वोकेशनल कॉलेजेस में 200 के करीब जो है इस तरीके के कोर्सेज भी शुरू किए गए हैं जो है कौशल विकास से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ITI का जिक्र भी किया, शायद 29 नई ITIs भी खोली गई हैं। क्या ये आंकड़ा भी आपके पास है और क्या ये बात सही है? नहीं, ये वित्त मंत्री ने आज जो बयान दिया था वो बजट 2000 लेटेस्ट बजट में उन्होंने बोला था 1,000 ITIs को अपग्रेड करेंगे और नई ITIs खोलेंगे। तो उन्होंने ये एक बयान दिया कि आज तक क्या प्रोग्रेस है। तो वो आंकड़ा वित्त मंत्री का सही है, लेकिन जो हमारी जो एम्बिशन है या प्रयास है उससे ज्यादा है जो उन्होंने बजट 2025 में एक तरीके से डिक्लेयर किया था। और अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में लगभग 32,300 करोड़ जो है अलग अलग मंत्रालयों ने ये स्किल डेवलपमेंट में एक तरीके से स्पेंड किया है। और ये युवाओं के लिए एक तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हायर एजुकेशन में जैसे वित्त मंत्री ने बोला था, हाल ही में मार्च में
रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यूजीसी ने गाइडलाइंस लॉन्च किए थे, अब वो उनके एसओपीज बना रहे हैं, जिसमें जो इंटर्नशिप्स है, अप्रेंटिसशिप्स है, ऑन द जॉब लर्निंग है, वो हायर एजुकेशन में एक तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। स्कूल एजुकेशन में भी लगभग 3,000 स्कूल्स में स्किल डेवलपमेंट का एक तरीके से किया गया है, और उसको भी बढ़ावा देने की एक प्रयास कर रहे हैं। प्रोफेसर अरविंद, ये 3 अलग अलग योजनाएं और भी शुरू की गई और भारत के विकास के लिए इन योजनाओं को बहुत महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। न केवल देश में बल्कि विदेश में भी इसका जिक्र किया जा रहा है। G20 में तो इसका ख़ास तौर पर जिक्र किया गया, मेक इन इंडिया का, और माना जा रहा है कि मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया उसकी सफलता के पीछे भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्या आप भी मानते हैं इस बात को? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि जितना भी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो चाहे सर्विस सेक्टर हो, कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका मैन पावर सप्लाई भी उसी लाइन में आए। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या दशकों से रही है। मुझे लगता है जब पूरा हम डिस्कशन कर रहे हैं, शायद 2-3 चीजों पर विशेष फोकस करना चाहूंगा। एक तो इसकी आवश्यकता क्या है, हम इससे अचीव क्या करना चाहते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं हम आज तक क्या अचीव कर पाए, और रोड मैप या वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो अगर हम इसकी आवश्यकता की बात करें, तो ये हमेशा से ये मान्यता रही है कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए 2 चीजें हो जाती हैं। एक है असेट का आम आदमी के पास होना, और दूसरा एक स्किल सेट का आम आदमी के पास होना। असेट पर हम समय समय फोकस करते रहे, तरह तरह के हम इंटरवेंशन कर रहे हैं। वो चाहे आपका आम आदमी को घर दिलाने से लेकर के उसके लिए पट्टा उपलब्ध कराने से लेके वैरायटी ऑफ अदर इंटरवेंशन हम असेट पे फोकस कर रहे हैं। रोड्स बना रहे हैं, मनरेगा के माध्यम से भी हम वैरायटी ऑफ असेट्स क्रिएट कर रहे हैं। कुछ ज्यादातर कम्युनिटी असेट्स हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा इंटरवेंशन है। उतना ही बड़ा इंटरवेंशन जिसकी आवश्यकता इस देश को है, वो स्किल सेट की है। हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की एक बड़ी समस्या है, दशकों से है, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ हम फिनोमिनल अचीव कर पाए। 80 के दशक में 5%, 90 के दशक में 6.8%, इस सेंचुरी के पहले दशक में 7.2%, और इधर लगातार हम उस फिनोमिना को और बेहतर करते चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जॉबलेस ग्रोथ की कहानी बनती जा रही है, स्टोरी ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। हम इस जॉबलेस ग्रोथ की स्टोरी को अगर आपको चेंज करना है, तो ये स्किल सेट की स्टोरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसा भी आपने चर्चा की कि हम निश्चित तौर पर करीब 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्किल दिला पाए, 15,000 से ज्यादा आपके ITIs हो गए। हम वैरायटी ऑफ अगर आप स्केल देखेंगे तो ये फिनोमिनल है। आप बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में भी आपको इस स्केल के इंटरवेंशंस कम दिखाई पड़ेंगे। कंट्रीज की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन शायद अब समय आ गया है कि हमें रिव्यू करना होगा कि यहां से वे फॉरवर्ड क्या होना पड़ेगा, हम क्या अचीव कर पाए, और इस पूरे मॉडल को अगर हमें और बेहतर करना है तो क्या कर सकते हैं। मेरा सुझाव होगा, पहली चीज हमें ये समझनी होगी कि आपको डिफरेंट लोकेशंस में अलग अलग तरीके के स्किल सेट्स की जरूरत है। हिंदुस्तान में एक जो बड़ी कमी अभी बनी हुई है, जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं इस समय, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। इन 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ये अपने आप में ईच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ये इंडिपेंडेंट इकोनॉमी की तरह देखा जाना चाहिए, और हर इस तरीके की इकोनॉमी की अलग आवश्यकताएं, और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वहां का के लिए आपको जो स्किल सेट चाहिए, हमें उस पर फोकस करना है। जिस तरीके से हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की, मेरा मानना है उससे कहीं ज्यादा जरूरत आपको हर एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से एक इकोनॉमिक मॉडल बनाना पड़ेगा, जिसमें स्किल सेट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। दूसरा, हम आज की तारीख में तमाम हमारे पास सुविधाएं, हम पहले भी ये करते रहे हैं, हम प्रोजेक्शन करने की स्थिति में कि हम जैसे बात कर रहे हैं कि 2047 हिंदुस्तान एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। दिलीप जी, यहाँ पर जो अरविंद जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो परेशानियाँ शुरू हुई ना देश में, वो परेशानियाँ शुरू हुई जब हम नौकरी खोजने वाले
लोग बन गए। इससे पहले एक अंग्रेजी राइटर ने एक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने कहा कि लगभग 2500 वर्षों में से 2000 वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे विश्व पर छाई रही थी, और उसकी वजह यह थी कि हम लोग अपनी स्किल फोर्स पर जो है ज़्यादा जो है निर्भर थे। हमारे लोहार हो गए हों, हमारे राजमिस्त्री हो गए हों, हमारे और तकनीक से जुड़े जो है हमारे अन्य लोग हो गए हों, उनकी बदौलत या उनके श्रम के आधार पर हम जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर छाए रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को हम लोग लीड करते थे। लेकिन जब से हम नौकरी खोजने वाले लोग हो गए हैं तो हम जो है राह से भटक गए हैं। क्या उस राह पर वापस लाने का प्रयास प्रधानमंत्री के द्वारा कौशल विकास योजना के माध्यम से किया गया है, और अगर किया गया है तो ये राह कितनी जो है सफल रही है अभी तक? तो अगर आप देखें तो एक तो आप तो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 10, 20, 30 साल पहले इंडिया के जो वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने पूरी दुबई खड़ी की है, और अभी वो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो दुनिया में काफी अभी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जैसे आप कह रहे हो एज अ वर्कर, राइट, एज अ एंटरप्रेन्योर नहीं। तो अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में जो 2015 में पॉलिसी आई थी, और जो मिनिस्ट्री जो खड़ी की गई थी, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप में काफी एक जोर दिया गया है कि आप जॉब क्रिएटर बनो, प्रधानमंत्री के शब्द आप जॉब क्रिएटर बनो। और कई कई प्रोग्राम्स एक तरीके से पिछले 10 सालों में लागू किए गए। पहला जो है स्टार्टअप इंडिया, अभी 1 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। और पिछले वर्गों के लिए स्टैंड अप इंडिया, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए है। जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस जो खड़े किए गए थे, उनको किया गया था। एंटरप्रेन्योरशिप को स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में कैसे एक तरीके से इंटीग्रेट किया गया। और पिछले 2 साल में जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, वो एक काफी अच्छा स्कीम है, जिसको आप देखें तो उसमें जो लोकल आर्टिजन्स हैं उनको टूल्स कैसे दें, उनको कैसे लोन्स दें, और उनको बिजनेसमैन बनाने का एक तरीके का फायदा। तो हर स्तर में आप देखें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उनके साथ इंटरैक्ट करके उनको कैसे एंटरप्रेन्योरशिप बनाए। तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है। और आगे जाकर के जो ड्राफ्ट पॉलिसी अब है उसमें भी विमेन लेड डेवलपमेंट और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे, और इस बजट में भी एक वुमेन लेड डेवलपमेंट पे फोकस था। तो ये आप देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे पिछले 10 सालों में आगे जाकर के पिछले अगले 5 साल में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। प्रोफेसर अरविंद, ये बात सही है कि स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी जोड़ा गया है, लेकिन उसके लिए एक अपनी चुनौती है। स्किल डेवलपमेंट के लिए तो अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं, खोले जा रहे हैं, उनकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, और बजट में उसके प्रावधान भी है। लेकिन उद्यमी बनाने के लिए अगर बात करें तो उसके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती जो सामने आती है वो आती है ऋण की, यानी कि लोन्स की। वो लोन देने में कोताही ना बरतें, बैंक्स युवाओं को सहयोग करें, उस तरीके की भी कुछ योजनाएं हैं, और उनका लाभ क्या सीधे तौर पर मिल पा रहा है? निश्चित तौर पर जिस तरीके की योजनाएं शुरू की गई हैं, बिल्कुल छोटे से छोटे स्तर पर आज बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो पा रही है। लेकिन अनुभव ये कहता है, बहुत सारी स्टडीज ये कह रही हैं कि फाइनेंसेस बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम कहीं ना कहीं आम आदमी को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ पाए हैं। लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमें उसे मार्केट से कनेक्ट करना हो। वो चाहे हमारा कृषि सेक्टर हो, चाहे उद्योग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कहीं ना कहीं मार्केट से जोड़ना पड़ेगा। और जो बात मैं पहले भी कह रहा था, हिंदुस्तान में बहुत इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है। जैसे आप डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, उस डिफेंस कॉरिडोर के लिए अलग तरीके के स्किल सेट्स की आवश्यकता होने वाली है। तमाम टियर 2 सिटीज में आज की तारीख में बहुत ज्यादा बिल्डिंग एक्टिविटी है, हाउसिंग से लेके मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स तक बनते ही चले जा रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे पास उस तरीके के स्किल सेट के युवा उपलब्ध नहीं है। जब आप इंडस्ट्री के साथ बैठते हैं, मैं जब इंडस्ट्री के साथ बैठता हूं तो वो बताते हैं कि हमें एप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग नहीं उपलब्ध है। हमारे पास वैकेंसी है लेकिन आदमी नहीं। मैं जब यूनिवर्सिटी में बैठता हूं तो बहुत अच्छे बच्चे भी
उनको एडिक्वेट जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो एक कनेक्ट नहीं हो रहा है मैन पावर प्लानिंग का और इंडस्ट्री को जिस तरीके की ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्री को जिस तरीके का मैन पावर चाहिए, ये इंटीग्रेशन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और जिस मैं वे फॉरवर्ड की बात कर रहा था कि यहाँ से रास्ता क्या होगा, मुझे लगता है बहुत जरूरी है। हमने कुछ हद तक जिस प्लेटफॉर्म पर पूरा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम खड़ा किया, बिल्कुल इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म बनाने से हमने शुरुआत की। मुझे लगता है कि बेहतर मॉडल होगा कि आप एग्जिस्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो चाहे इंटर के कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज हों, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हों, इस प्लेटफॉर्म को आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां युवा जा रहा है। और युवा वहीं पर, जब आप इस थोड़े बहुत प्रयास इस दिशा में हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इसको सिग्निफिकेंटली अपस्केल करना पड़ेगा। आपका प्राइमरी प्लेटफॉर्म जिस पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करना चाहिए, वो एग्जिस्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का होना चाहिए। आप जैसे ही करेंगे, तमाम युवा जो फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा है, वो इस स्किल सेट का इस्तेमाल करके जिस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी ये देश चाहता है, हम शायद ज्यादा आसानी से स्क्रिप्ट कर पाएंगे। एक जो आंकड़ा है मैं जोड़ना चाहता जी हूँ, क्योंकि जो आपका सवाल था फाइनेंस के जी बारे जी में जी। था। तो अगर आप देखें अप्रैल 2015 से आज तक, और जो मुद्रा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है PMMY, वो करीब 52 करोड़ लोगों को एक एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए एक लोन दिया है, और करीब 33 लाख करोड़ एक तरीके से पिछले 10 साल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है आपके फाइनेंस के प्रश्न को लेकर के, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो जो स्टार्टअप्स की संख्या लाखों में पहुंच गई है पिछले 10 वर्षों में, तो उसके पीछे भी क्या आप मानते हैं इसका हाथ है बहुत बड़ा? तो स्टार्टअप के लिए तो जो है, जो स्टार्टअप इंडिया है और जो पूरे स्टार्टअप्स को जो फैसिलिटेट किए गए हैं, उनको काफी सुविधाएं दी गई हैं कि उनको टैक्स एग्जेम्पशन दे दिए गए हैं। हाल ही के इनके इन्वेस्टमेंट में पहले थोड़ी सी एक दिक्कत आई थी, वो पिछले बजट में उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। तीसरा जो स्टार्टअप्स के लिए एक सुविधा दी गई है, वो है कि आप टेंडर्स में जो क्वालिफिकेशंस है उस पे एग्जेम्पशन ले जा सकते हैं। और पर्टिकुलर सेक्टर्स में, जैसे स्पेस में है, जैसे डिफेंस में है, वहां पे एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत या इन स्पेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा स्कीम बनाया गया है कि इनको ऐसे कैसे उनको आगे किया जाए, और उनको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया है। कोविड के द्वारा जो नए नए स्टार्टअप्स आए थे, जो वैक्सीन के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उनको एक तरीके से एडवांस दिया गया था, लोन्स दिए गया था, फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स दिया गया था। तो स्टार्टअप स्फीयर में अलग अलग सेक्टर्स, फूड प्रोसेसिंग में एक अलग तरीके से हो रहा है। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो है इसमें स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया में कर रहे हैं। सिडबी ने एक फंड ऑफ फंड्स क्रिएट किए गए हैं, जिसके द्वारा स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो काफी ऐसे योजनाएं अभी पिछले 10 साल में ले गए हैं, जो इसको स्टार्टअप सेक्टर को काफी बढ़ोतरी दे रही है। अरविंद जी, ये अलग अलग योजनाएं लगती हैं, लेकिन जब हम लोग संवेद रूप से देखते हैं इन योजनाओं को, कहीं ना कहीं कनेक्टेड लगती हैं, और उसी कनेक्शन का जिक्र यहाँ पर भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कोविड-19 का जिक्र हुआ। पूरे विश्व के लिए वो महामारी था, हमारे भी लिए महामारी था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको अवसर में बदलने का प्रयास किया, और महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भी और इस महामारी को अवसर में बदलने के लिए भी कुछ क्रैश कोर्स भी जो है तुरंत शुरू किए गए थे, और वो काफ़ी फलीभूत भी हुए। कितना बड़ा अंतर उसने पैदा किया? ये पहली बात जो आपने कही कि ये सभी स्कीम्स इंटर रिलेटेड हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल स्कीम कभी भी उतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, और इसीलिए शायद क्योंकि हमने ये सारी स्कीम्स एक साथ लगभग लागू की, उसका आपको ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। और निश्चित तौर पर कोविड का असर सारी दुनिया में हुआ। अगर आप उस दौर में देखें तो हिंदुस्तान की जीडीपी लगभग 25%, एक चौथाई नेगेटिव चली गई थी, डिक्लाइन कर गई थी। लेकिन हम लेस देन 6 मंथ्स में बाउंस बैक कर पाए। और वो बाउंस बैक इसीलिए कर पाए कि आपके पास इस तरीके का एक आधार अवेलेबल था, और हमने उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए तमाम तरीके की पीएलआई स्कीम्स भी लेकर के आए। क्रेडिट की उपलब्धता हमने सिग्निफिकेंटली बढ़ा दी। करीब 23 लाख करोड़ की उस दौर में हमने क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ाई है इस देश में। ये और ये जिन तमाम स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं, कौशल जैसी स्कीम्स की बात कर रहे हैं, इन सब ने मिलकर के हिंदुस्तान की रेजिलियंस को फिनोमिनली ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज भी अगर आप देखें तो दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं आज मुश्किल में है। यूरोप लगातार मुश्किल में है,
उससे ठीक से उबर भी पाएगा, इस पर आज भी शंका बनी हुई है। लेकिन हिंदुस्तान की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट होती चली जा रही है। और आने वाले समय में शायद अब जल्दी ट्रेड डील भी अमेरिका के साथ होती हुई दिखाई पड़ेगी। हम अकेले ऐसे बड़े देश हैं जिस पर अमेरिका का कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं आ रहा है। ये हमारी मैच्योरिटी दिखा रहा है। इस तरीके के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम कैसे अर्थव्यवस्था को स्टीयर करेंगे, मुझे लगता है कि देश सही दिशा में। और अगर हम इसी तरीके से इन योजनाओं को जो छोटे मोटे चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर उसको हम करेक्शन करते चले जाएं, तो मुझे लगता है कि देश निश्चित तौर पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ा पाएगा। बात करें अगर हमारी अर्थव्यवस्था की दिलीप जी, तो हमारी अर्थव्यवस्था हमेशा से स्किल जो है ड्रिवन रही है, लेकिन एक चुनौती ये रही कि हमारे जो स्किल फोर्स रही है वो सर्टिफाइड नहीं रही है, और इसके लिए कुछ अतिरिक्त योजनाएं भी जो है कौशल विकास के संदर्भ में शुरू की गई हैं, जो है कौशल विकास को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए। उसमें से एक योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना, जो कि 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 अलग अलग व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को पूर्ण रूप से जो है सहायता प्रदान करना था। ये जो है योजना, ये अतिरिक्त योजना कितनी सफल रही है, कितना इसने परिवर्तन किया है समाज में? तो जैसे आपने कहा कि ये जो विश्वकर्मा योजना है, ये एक तरीके से कई जो आर्टिजन्स हैं उनके ऊपर फोकस करता है। तो अगर आप पिछले कई साल में देखें तो 2.5 करोड़ के लगभग रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और 23 या 24 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हुई हैं, और 11 लाख के लगभग आर्टिजन्स ट्रेन किए गए हैं पिछले इन सालों में। और इनमें जो है जो टूल किट की जो प्रावधान है उसमें करीब 15,000 रुपए 10 लाख लोगों को वाउचर्स दिए गए हैं कि वो टूल किट और ट्रेनिंग को एक तरीके से करें। और उससे अच्छा जो मुद्रा लोन, जैसे मैंने पहले आपको आंकड़े दिए थे कि कैसे डिस्बर्सल हुआ था, यहाँ पे करीब 550 करोड़ लोन सैंक्शन हुए हैं, जिसमें से 132 करोड़ एक डिस्पर्स किए गए हैं। और ये अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी एक परिस्थिति है, क्योंकि विदेश और भारत में एक काफी अलग तरीके से देखेंगे। आर्टिसंस जो है, बाहर जो आर्टिसंस है वो किसी में जाकर के टूल्स को रेंट करते हैं। इंडिया की जो आर्टिसंस की परंपरा है वो अपने आप को टूल्स को ओन करते हैं। तो ये जो भारत की जो परंपरा है उसको एक आगे ले जा करके, और ये आर्टिसंस को एक पीएम विश्वकर्मा स्कीम एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है और काफी सफल हुआ है पिछले 2 सालों में। जी अरविंद जी और दिलीप जी, दोनों से आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। प्रधानमंत्री ने उसका खुद भी ये जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि पूरे विश्व को जो है स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता है, और इसीलिए हम लोग स्किल्ड फोर्स तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी संदर्भ में ये सारी योजनाएं शुरू भी की गई थी। क्या लग रहा है कि आपने इसका जिक्र भी किया कि यूरोप में क्या स्थिति है? स्थिति लगातार ख़राब हो रही है, क्योंकि वहाँ पर जो स्किल्ड वर्कफोर्स जो है लगातार कम हो रही है, और जिन लोगों को वो इस स्किल में इस्तेमाल कर रहे हैं वो अलग ही जो है वहाँ पर जो है एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जो देशों से घुसपैठिए या फिर कह सकते हैं वहाँ पर लोग पहुँचे हैं, उनकी वजह से स्थिति खराब हुई है। लेकिन क्या विदेशों में जो मांग है स्किल फोर्स की, उसकी आपूर्ति हम इस योजना के माध्यम से करने में सफल रहे हैं या फिर बहुत जल्द सफल होने वाले हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इससे अपॉर्चुनिटी फिनोमिनली ट्रांसफॉर्म होती है। मुझे याद पड़ता है गुनार मिडल की एशियन ड्रामा आई थी कभी, उन्होंने लिखा था इंडिया इज अ फंक्शनल एनार्की, और ये कहा था कि उस समय ये बात आई कि इंडिया अनपढ़ लोगों का देश है। उनका मानना था कि उस दौर में भी जितने ग्रेजुएट्स हिंदुस्तान में थे वो पूरे यूरोप से ज्यादा थे। आज हम ग्रेजुएट्स और उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, अब स्किल सेट भी हम जोड़ रहे हैं। और जिस तरीके की दुनिया में संभावनाएं हैं, हिंदुस्तान में संभावनाएं हैं, मुझे लगता है कि एक फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी है, और हिंदुस्तान उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। और विशेष रूप से मैं मानता हूं कि जो विश्वकर्मा योजना शुरू की गई ये बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जब हमने 1991 1990 के दशक के जो रिफॉर्म्स भी किए थे, उसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था वो माइक्रो एंटरप्राइजेस पे आया और खासतौर पर आर्टिसंस पे आया। ये इनके लिए रोजगार भी करना मुश्किल होता चला जा रहा है। ये एक ऐसी योजना है जो इनको वापस खड़ा करने की क्षमता रखती है और इनके लिए, जिसको कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट, जी एक नई उड़ान की संभावनाएं क्रिएट करती है। जी दिलीप जी। तो इसमें एक पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अगर आप देखें 2015-2016 में जो WTO में डिस्कशंस हो रहे थे, वो थे कि आप माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स को कैसे रोकें। एक भारत के एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारे जो IT वाले थे वो कैसे बाहर जाकर के वो H1B वीजा या वगैरह, उनके एक तरीके से एक बहुत बड़ा रुकावट थी। आज जो डिस्कशन चल रही है, आज 10 साल बाद, और गवर्नमेंट के भी स्कीम्स हैं, जैसा कि इंडिया जापान कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जो 5 लाख लोगों को भेजेगा, जर्मनी और इंडिया के बीच में है। आज के जो डिस्कशन चल रहे हैं कि इंडिया इज सीन एज अ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और इंडियन वर्कर्स जो हैं वो विश्व भर में एक तरीके से रिकग्नाइज किए गए हैं अपने इस क्वालिटी के लिए, अपने बर्ताव के लिए, और काफी बड़े पैमाने पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। या जर्मनी हो या ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया में भी काफी लोग गए हैं, वेल्डर्स गए हैं बहुत अलग से गए ऑस्ट्रेलिया में, और पूरा विश्व एक तरीके से भारत की ओर देख रहा है कि हम उनको कैसे स्किल्ड वर्कफोर्स दें और पार्टनर्स बने उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ। जी हाँ, और ये जो है ट्रांसफॉर्म होगी विकसित भारत में, और पूरे विश्व को जो है विकसित भारत का लाभ भी मिलेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक सरकारी कार्यक्रम से कहीं आगे बढ़कर विकसित हो गई है। ये योजना कौशल विकास और आजीवन सीखने के जरिए युवाओं को सशक्त बनाने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी बन गई है। इनसाइट में आज के लिए इतना ही। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद TV। नमस्कार।